हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। आज की क्लास के अंदर जैसा कि आप देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पर, टुडे वी हैव टू डिस्कस ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, अब ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इतनी ज़्यादा हेडेक जो है स्टूडेंट्स लेते हैं वो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम क्या पढ़ते हैं ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन की जैसे डेफिनेशन अगर आप ध्यान से देखो तो क्या पढ़ते हैं अपन क्या पढ़ते हैं, उसमें ये पढ़ते हैं कि ड्यूरिंग, मैं साथ में लिख रहा हूँ, आप मेरे साथ नोट्स बना सकते हैं। ड्यूरिंग एनी केमिकल प्रोसेस, इफ रेट ऑफ रिएक्शन, इसको अंडरलाइन करना, ठीक है ना, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इफ रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड्स ऑन concentration of reactant, called what? Zero order reaction। ठीक है, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन की डेफिनेशन होती है। मतलब कि जब भी हम कोई किसी केमिकल रिएक्शन की या फिर केमिकल प्रोसेस की अगर बात करें तो क्या होता है, अगर ऐसा कोई केमिकल प्रोसेस है जिसके अंदर जो रेट ऑफ रिएक्शन है या फिर जो स्पीड ऑफ रिएक्शन है, अगर वो किसी भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रही है ना, किसी भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे अगर डिपेंड नहीं कर रही है, तो ऐसे रिएक्शन को अपन क्या बोलते हैं? ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। उसको अपन क्या बोलते हैं जी? ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है ना। अब इसके लिए हमको क्या डिराइव करना है? हमको देखना है डेरिवेशन। आज का ये जो टॉपिक जो वीडियो रहेगा वो आपका डेरिवेशन पे रहेगा, क्योंकि कई स्टूडेंट्स को डाउट रहता है कि हम इसका डेरिवेशन कैसे लिखें, है ना। तो ये आपको देखना पड़ेगा। और बाकी जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें इतना डेरिवेशन लिखने को आता तो है नहीं, तो बस आपको ये मालूम होना चाहिए कि इसका डेरिवेशन में होता क्या है और कैसे हम लोग ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो फॉर्मूला है उसको डिराइव करते हैं। दैट्स इट। इससे ज़्यादा आपको कुछ भी जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़्यादा जब अपन उस पर डीप में जाते हैं तो फिर कन्फ्यूजन क्रिएट होता है ना। तो आज मैं आपको बहुत ही सिंपल वे के अंदर बताऊंगा कि हाउ कैन वी डिराइव द फॉर्मूला ऑफ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लेट एक अपन रिएक्शन ले लेते हैं, रेफरेंस रिएक्शन जिसको अपन कहते हैं, कि ए से पी बन रहा होगा। पी आपका प्रोडक्ट है ऑब्वियसली, लेकिन पी किससे बनेगा? प्रोडक्ट हमेशा रिएक्टेंट से बनता है, सो आर रिएक्टेंट इज ए, है ना। तो जो हमारा ए वाला जो रिएक्टेंट है वो क्या बना रहा है? पी बना रहा है। ठीक है, तो हमने ये अज्यूम कर लिया, हमने ये मान लिया। लेकिन अब जाके यहाँ पे ट्विस्ट आता है। ट्विस्ट क्या आता है कि हमें ये देखना पड़ेगा कि हम किसके लिए रिएक्शन ड्राइव कर रहे हैं? ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको लिखनी पड़ेगी, दैट इज अकॉर्डिंग टू रेट लॉ। अकॉर्डिंग टू रेट लॉ। अब रेट लॉ क्या बोलता है? रेट लॉ ये बोलता है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ओनली, है ना। यानी कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए, क्योंकि यहाँ पे रिएक्टेंट है। अब चूंकि जो ये रिएक्शन है आपकी जीरो ऑर्डर की है, इसलिए इसकी पावर क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। अगर फर्स्ट ऑर्डर होगा तो इसकी पावर 1 हो जाएगी, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रख के ही जो है आगे प्रोसीड करना है, अदरवाइज इसमें गलती होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। इस बात का आपको हमेशा ध्यान में रखना है। अब जानते हो कि जब भी अपन ये लगाते हैं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल भी लगाते हैं, ताकि जो हमारी रिएक्शन है उसमें से प्रोपोर्शनल सिंबल हट के अपन उसमें कांस्टेंट यूज़ कर सकें। ठीक है, तो हम कांस्टेंट क्या लगाते हैं? के लगाते हैं। सो रेट शुड बी इक्वल टू के इंटू ए की पावर 0, है ना। अब हम एक बात और जानते हैं कि किसी भी वैल्यू के ऊपर अगर 0 लग जाता है तो उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है 1। जिसको ये चीज़ नहीं मालूम है इसको ज़रूर नोट कीजिएगा और ध्यान रखिएगा आज से। किसी भी वैल्यू के ऊपर अगर 0 या फिर जिसको हम नॉट भी कह सकते हैं लग जाता है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 के बराबर होती है। यानी कि रेट किसके बराबर हो गया? रेट बराबर हो गया के। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान सकते हो। ठीक है, होता है ज़रूरी नहीं है, आप मानने को इसको मान सकते हो। ठीक है, चलिए तो पहली चीज़ है ये आपको समझ में आ गया कि हम लोग जो हमने रेफरेंस रिएक्शन ली थी, इसका अपन अकॉर्डिंग टू रेट लॉ कैसे इसको
अपन उसको एक्सप्लेन करेंगे। ओके, सेकेंड इसमें अपन देख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू इंस्टेंटेनियस रेट। अकॉर्डिंग टू इंस्टेंटेनियस रेट, मैंने एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट दोनों ही डिस्कस किया है। आप प्रीवियस वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें आपको मिल जाएगा ये चीज़, है ना। एवरेज रेट भी मैंने डिस्कस किया विद एग्जांपल, और इंस्टेंटेनियस रेट भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, तो उसको आप ढूंढने के आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू इंस्टेंटेनियस रेट अगर हम ध्यान से देखें तो कैसे लिखेंगे अपन, दैट इज रेट इज इक्वल्स टू, अब रिएक्टेंट तो माइनस लगेगा, माइनस डी ए अपॉन डी टी, डी ए अपॉन डी टी, और माइनस का मतलब क्या होता है, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, तो इसको आप इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए, है ना। अब क्या कीजिए आप, इक्वेट इक्वेशन 1 एंड 2, आप दोनों इक्वेशन को इक्वेट कीजिए, तो देखेंगे आप इसके अंदर कि रेट जो है कॉमन आ रहा है, दोनों के अंदर एक चीज़ कॉमन क्या है, वो है रेट। तो अगर मैं दोनों को इक्वेट करूँगा तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, एक नया फॉर्मूला, नया एक्सप्रेशन मेरे पास क्या आएगा, दैट इज नेगेटिव ऑफ डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू के। बताइए यस और नो, बिल्कुल आएगा, है ना, इसमें कोई डाउट की बात है ही नहीं, इतनी तो मैथ्स हम सब लोग जानते हैं कि ये आएगा ही, ठीक है। अब देखिए, अब इसको अपन क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा नेगेटिव डी ए इज इक्वल्स टू के इंटू डी टी, के इंटू डी टी, ठीक है। अब इस माइनस को, मतलब इस पूरी इक्वेशन को अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूं तो ये क्या बन जाएगा, जैसे मैं लिखता हूँ और डी ए इज इक्वल्स टू माइनस के डी टी, ठीक है। इसको आप इक्वेशन नंबर 3 मान सकते हो, है ना। बहुत ही मैं सिंपल वे में चल रहा हूँ, तो आपको इसको बहुत अच्छे से समझना है, इसमें किसी भी तरह की जो देरी या फिर किसी भी तरह की जो हड़बड़ाहट है वो नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। अब इक्वेशन 3 के अंदर आप देखें तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, डिफरेंशिएटेड फॉर्म के अंदर है, तो क्या हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। सो आफ्टर इंटीग्रेशन, तो जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन करने के बाद हमें क्या मिलेगा, वो ध्यान से आप देखिएगा, तो डी ए इज इक्वल्स टू माइनस के डी टी। अब इंटीग्रेशन करेंगे तो इस तरह से इंटीग्रेशन करते हैं, के तो कांस्टेंट है तो यहाँ पे लगाएंगे। अब आपको मालूम होना चाहिए कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आपस में कट जाते हैं, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आपस में कट जाते हैं, इससे ये कट जाएगा, ठीक है ना। तो हमें क्या मिला, हमें मिला कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल्स टू माइनस के टी, और जब भी इंटीग्रेशन करते हैं साथ में कांस्टेंट लगता है, तो कांस्टेंट में लगा दिया आई। तो ये हमारे पास एक नया इक्वेशन बन गया, इक्वेशन नंबर 4। सो जिसको यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई है उनके लिए जर्नी काफ़ी इजी रहेगी आगे भी, क्योंकि इसके बाद फिर ज़्यादा कुछ नहीं है, इसके बाद बस हमको इसको थोड़ा सा मॉडिफाई ही करना है, इससे अलावा और कोई ज़्यादा इसमें खास काम बचता नहीं है ना, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो आई होप कि यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इसको आप आराम से पॉज करके नोट कर सकते हैं, बस आपको समझना इंपॉर्टेंट है, नोट करे नहीं करे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, नोट करेंगे तो अच्छा रहेगा, बट समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम में ना आपका नोट काम नहीं आएगा, आपने जो चीज़ समझी है वो काम में आएगी, ठीक है। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर क्या आ गई, 4 आ गई। अब इक्वेशन नंबर 4 से कैन वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आई, यस वी कैन। ओके, सो अपन इसको यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ से अपन इसको शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखिए इफ टी इज इक्वल्स टू 0, अगर टी की वैल्यू 0 है एंड कंसंट्रेशन ऑफ A is equals to concentration of A naught, then by using equation 4, ये आपको लिखना है, ठीक है। तो T की वैल्यू को 0 कर दीजिए, A की वैल्यू को A naught में कन्वर्ट कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा A की जगह A naught इज इक्वल्स टू माइनस के इंटू 0 प्लस आई। अब किसी को भी अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, तो आई की वैल्यू क्या आ गई, कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट, ठीक है। अब इस वैल्यू को अपन पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 4 में, तो क्या लिखोगे आप, पुट द वैल्यू ऑफ
आई इन इक्वेशन 4। ठीक है, इसको आपने पुट कर दिया। तो जब आप पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा एक नया इक्वेशन, बिल्कुल साथ के साथ देख के जाना है आपको। ए इज इक्वल्स टू, इसको मैं थोड़ा सा आगे कर देता हूँ, है ना, ए इज इक्वल्स टू माइनस के इंटू टी प्लस कंसनट्रेशन ऑफ ए नॉट। ये इक्वेशन हमें मिली, ठीक है ना। अब देखिए, क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, दैट इज ए कंसनट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल्स टू कंसनट्रेशन ऑफ ए नॉट माइनस के टी, ठीक है। और अगर मैं इसको इस तरह से लिखूँ, दैट इज के टी इज इक्वल्स टू ए नॉट माइनस ए, तो भी इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो के की वैल्यू क्या आ गई, दैट इज ए नॉट माइनस ए अपॉन टी। तो यही फॉर्मूला आपने ज़रूर पढ़ा होगा, दिस इज कॉल्ड, इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन कहते हैं ज़ीरो ऑर्डर रेट कांस्टेंट फॉर्मूला। तो के की वैल्यू आपने ज़रूर यही पढ़ी हुई किताबों के अंदर, या फिर जब जो भी आप स्कूल में या फिर क्लासेस में जो भी पढ़ते हैं, तो आपको टीचर या फिर बुक्स आपको यही बताएगी, ठीक है ना। तो ये हो गया रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला। तो इसको आप अच्छे से देख लीजिए, लर्न कर लीजिए। एक बार वीडियो को चाहे तो रिवाइंड करके भी देख सकते हैं, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आपको जो टॉपिक है अच्छे से समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। तो इसको आप ज़रूर नोट कीजिए, फिर मैं आपको इसका एक जो ग्राफ है वो भी बताता हूँ, और साथ ही साथ मैं आपको इसका हाफ लाइफ भी बताऊँगा। ओके, चलिए इसको नोट कीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। ग्राफ पे आ जाते हैं। तो अगर आपको याद हो, जब हम ज़ीरो ऑर्डर की रिएक्शन पढ़ रहे थे, तो उसके अंदर हमने एक फॉर्मूला डराइव किया था, दैट इज़, वो दिखने में कुछ इस तरह से था कि कंसनट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल्स टू माइनस के इंटू टी प्लस ए नॉट। ये फॉर्मूला हमने देखा था। अगर आपको नहीं याद है तो आप जो पिछले जो आपके नोट्स हैं, थोड़ा सा वीडियो को पीछे ले जाइए, आपको ये फॉर्मूला ज़रूर दिखेगा। इसके बाद ही हमने जो के का जो क्या बोलते हैं फॉर्मूला है, वो हमने डराइव किया था, राइट। अब इस फॉर्मूले को मैंने दोबारा क्यों लिखा, क्योंकि मैं इसी फॉर्मूले पे बेस्ड ग्राफ बनाऊंगा। इस फॉर्मूले को देख के आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये फॉर्मूला दिखने में y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी की तरह है? ज़रूर लग रहा होगा, अगर आप थोड़ी बहुत मैथ्स भी जानते हैं, ठीक है, 9th-10th क्लास के, तो आपको ज़रूर लग रहा होगा कि दिस इक्वेशन इज कंप्लीटली बिलोंग्स टू द y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, है ना। तो अगर y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी अगर है, तो अपन इसका ग्राफ इजिली प्लॉट कर सकते हैं। क्या प्रॉब्लम है इस चीज़ में, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलो ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो वाई एक्सिस ये आपका एक्स एक्सिस, ठीक है ना। y के अंदर क्या है, कंसनट्रेशन ऑफ ए है, और x के अंदर क्या है, देखिए t है, टेम्परेचर, सॉरी टाइम, नॉट टेम्परेचर, सॉरी टाइम, है ना। चलिए, तो टाइम और कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के बीच में ग्राफ है। और आपको मालूम होगा कि ये जो अपन C लिख रहे हैं, C कंसंट्रेशन है ए नॉट यहाँ पर, तो ये आपका ए नॉट है, ठीक है। अब चूंकि y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी है, तो देखो m यहाँ पे क्या होता है, स्लोप होता है। स्लोप किस में, नेगेटिव में है ना। तो नेगेटिव में अगर है तो जो ग्राफ है किस तरह से खींचेगा, डिक्रीज की फॉर्म में खींचेगा, ठीक है ना। तो इसका स्लोप क्या हो गया, इसका स्लोप हो गया माइनस के। तो ये ग्राफ कई बार पूछते हैं एग्जाम में, और हम लोग जो है इसका आंसर नहीं कर पाते हैं, तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। हमें मालूम होना चाहिए कि एग्जामिनर जो चीज़ पूछा है वो हमको भी अच्छे से मालूम हो, ठीक है। चलिए, अब एक ग्राफ और है, ये तो पहला ग्राफ था, एक ग्राफ और है। हमने अभी क्या पढ़ा फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, हमने क्या पढ़ा था अभी, हमने ये चीज़ पढ़ी है कि जो रेट होता है फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जो रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। लेकिन चूंकि यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, उसकी पावर जीरो है। क्यों, क्योंकि रेट जो है डिपेंड नहीं कर रहा, किस पे डिपेंड नहीं कर रहा, रेट रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा है। और तो अगर वो डिपेंड नहीं कर रहा है तो इसका ग्राफ हम लोग कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिए। ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ठीक है ना, एक्स और वाई खींच दिया हमने। एक्स पे आप लिखिए रेट को, सॉरी वाई पे लिखिए आप रेट को, एक्स पे लिखिए आप कॉन्सेंट्रेशन को। अब चूंकि रिएक्शन की रेट फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन कॉन्सेंट्रेशन, इसीलिए इसका जो ग्राफ आता है, जो लाइन आती है, बिल्कुल इस तरह से स्ट्रेट हो जाती है,
इसको हम कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन इंडिपेंडेंट रिएक्शंस, जो कि कॉन्सेंट्रेशन पे जिनकी स्पीड या फिर रेट डिपेंड नहीं करते। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से मालूम होनी चाहिए। ओके, चलिए अब आगे मूव करते हैं ग्राफ के बाद में हाफ लाइफ पे। ये पूरा वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से ध्यान से बिल्कुल पढ़िएगा, देखिएगा। हाफ लाइफ रिएक्शन, हाफ लाइफ रिएक्शन को हम लोग जो जिस सिंबल से सिंबलाइज करते हैं वो क्या है, वो है टी हाफ। टी हाफ, ठीक है ना, इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, क्या मीनिंग होता है हाफ लाइफ का? हाफ लाइफ का बहुत ही सिंपल सा एक मीनिंग है, दैट इज यूटिलाइजेशन ऑफ 50% of concentration, utilization of 50% of concentration, 50% of concentration of reactant in a particular time period। ठीक है, तो किसी रिएक्टर की कंसंट्रेशन एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में 50% अगर यूटिलाइज हो रही है तो उसे अपन क्या बोलते हैं, कॉल्ड हाफ लाइफ। हाफ लाइफ को हिंदी में क्या बोलते हैं, आधी जिंदगी बोलते हैं, है ना। मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे कहा था ये आधी जिंदगी, ठीक है। तो आधी जिंदगी का मतलब क्या हो गया कि भाई आधा जो उसका अमाउंट है वो डिग्रेड हो गया, ख़त्म हो गया। तो उस आधे अमाउंट को ख़त्म होने में कितना टाइम लगा, वही हमको पता करना है, और उसी मेथड को अपन क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ मेथड। ठीक है, तो अपन किसके लिए निकालेंगे हाफ लाइफ, जीरो ऑर्डर के लिए निकालेंगे, क्योंकि जीरो ऑर्डर ही हमारा यहाँ पे टॉपिक चल रहा है। ठीक है ना, तो जीरो ऑर्डर के लिए अपन अगर लिखें कि इफ़ टी इज इक्वल्स टू टी हाफ एंड जो कंसेंट्रेशन ऑफ ए है इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ इनिशियल कंसेंट्रेशन, अगर मैं ये मान के चलें, ठीक है ना, तो हमने फॉर्मूला क्या बनाया था, हमने फॉर्मूला बनाया था K इज इक्वल्स टू कंसेंट्रेशन ऑफ ए नॉट माइनस कंसेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन 2, यही था। ठीक है, अब ए यहाँ पे क्या बोलते हैं, ये जो ए है, ये जो आप ए देख रहे हैं, ये क्या चीज़ है, ये है आपका इनिशियल कंसेंट्रेशन। ठीक है ना, यहाँ पे 2 नहीं था, सॉरी टी था, मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, मैं वही देख रहा था, कुछ मिस्टेक हो रही है, यहाँ पे टी था। ठीक है ना, तो देखिए टी तो क्या हो जाएगा आपका टी हाफ, और ये क्या हो जाएगा, ये ए नॉट बाई 2 हो जाएगा, है ना। तो इसको अपन कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, दैट इज के इज इक्वल्स टू कंसेंट्रेशन ऑफ ए नॉट माइनस ए नॉट डिवाइडेड बाई 2 अपॉन टी हाफ। ठीक है, तो इसको आप 1 मान लीजिए, इसको आप हाफ मानिए, तो एक में से हाफ का कितना बचा, हाफ ही बचा, तो इसका हाफ लाइफ कितना आ गया, दैट इज टी हाफ इज इक्वल्स टू ए नॉट डिवाइडेड बाई 2 की। ये हो गया आपका हाफ लाइफ का फॉर्मूला। ठीक है, तो हमने क्या किया, इस सेशन के अंदर हमने जीरो ऑर्डर को कंप्लीटली डिस्कस कर लिया है विद इट्स डेरिवेशन। ज़ीरो ऑर्डर का मीनिंग क्या होता है, और क्या नाम से उसका फॉर्मूला कैसे आया, कौन कौन से ग्राफ प्लॉट हो सकते हैं, हाफ लाइफ क्या होता है। ठीक है ना, हाफ लाइफ को हम कैसे, हाफ लाइफ का फॉर्मूला अपन कैसे डिराइव कर सकते हैं फ्रॉम द प्रीवियस फार्मूलाज। ये प्रीवियस फार्मूला जो था, ये जो था अपना, ये प्रीवियस फार्मूला ही था जो हमने डेरिवेशन से डिराइव किया था, राइट। तो इस तरह से हम जीरो ऑर्डर को क्या कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। आने वाले जो सेशंस होंगे उसके अंदर मैं इनके क्वेश्चंस करवाऊँगा, तो आप चैनल पे बने रहना। इसके अंदर मैं बहुत सारे क्वेश्चंस वो करवाऊंगा जो एग्ज़ाम में आए हुए भी हैं और आने की प्रोबेबिलिटी भी रखते हैं, है ना, मतलब सिमिलर टाइप के समझ लीजिए आप, तो आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। किसी भी तरह का सजेशन वगैरह हो, अच्छा हो अगर लगा हो तो कमेंट करके बताना ज़रूर, है ना। चलिए, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।